नमस्कार। मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। भारत एक ऐसा देश जिसके हर एक सपूत के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और ये कहते भी हैं ना कि ये देश जो है वो सर्वोपरि है, कुछ रहे ना रहे लेकिन देश की आन बान शान जो है वो रहनी चाहिए। और ये भारत एक ऐसा महान देश है, अगर मैं बात करूं भारत के हर नागरिक की, हर जो पेड़ वृक्ष हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जो देशभक्ति की भावना है उससे वो ओतप्रोत है। और हम सब जो है देश की बात कर रहे हैं, देश प्रेम की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमारे भारतीय सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उससे हर भारतीय को, अपने हर एक भारतीय सैनिक पर बहुत बहुत गर्व है और हम अपने सभी भारतीय सैनिक को सलाम करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दर्शकों, ये कार्यक्रम हमारा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर के उन वीर जबाजों के नाम जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और उनके पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा और ये बता दिया दुश्मन देश को भी कि अगर हमारे देश पर अगर आप बुरी नज़र से देखोगे तो आपको कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, हमारे देश को ना कोई बांट सकता है और ना उसका कोई बुरा कर सकता है जब तक हमारे वीर सैनिक जवान हमारे सरहद पर तैयार हैं और तत्पर खड़े हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब अपने कार्यक्रम में खास मेहमान से आपको हम रूबरू कराएंगे। हमारे बीच मौजूद है ललन कुमार जी, आप पूर्व सार्जेंट है इंडियन एयरफोर्स से। बहुत बहुत आपका स्वागत ललन जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। ललन जी, देशभक्ति की बातें होंगी, राष्ट्र भक्ति की बातें होंगी, लेकिन उसके पहले आपके विषय में हम जानना चाहेंगे। आप पूर्व सार्जेंट है इंडियन एयरफोर्स से, जानना चाहेंगे एयरफोर्स आपने कब ज्वाइन किया और बिहार में कहाँ से आप ताल्लुकात रखते हैं? ये भारतीय वायुसेना में मैं 1994 में शामिल हुआ। उससे पहले हमने अपने होम टाउन जो रेल नगरी जमालपुर मुंगेर जिला के अंतर्गत आती है, वहाँ पर मैंने केंद्रीय विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई की थी। तत्पश्चात यहीं आपके एयरफोर्स स्टेशन बिहटा से मेरा सिलेक्शन गैर तकनीकी शाखा में भारतीय वायुसेना में 1994 में हुआ था और 1994 में ही मुझे ट्रेनिंग के लिए मद्रास भेजा गया था और मैं भारतीय वायुसेना में 1994 से कार्यरत रहा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आप जीवन में उसको हासिल कर लेते हैं। उसकी बाद की यात्रा कैसी रही? क्योंकि जिस वक्त आपने 1994 में आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने नॉन टेक्निकल में, उस वक्त जो चीज़ें थी बहुत तेज़ गति से बदल रही थी और जो कहते हैं ना कि वैश्विक जो इफ़ेक्ट था वो भी भारत की सेना पे भी नज़र आ रहा था। उस वक्त क्या कुछ रहा, कैसे आपने उन चीज़ों को देखा, समझा, जाना? देखिए, भारतीय वायुसेना में मेरी प्रथम तैनाती ट्रेनिंग के उपरांत पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में हुई थी जी, जहाँ पर मैंने पैरा ट्रेनिंग के जो गूढ़ता है, पैरा ट्रेनिंग की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मुझे जानने का अवसर मिला। 5 साल मैंने वहीं अपने कर्तव्य का पालन किया आगरा ट्रेनिंग पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में। उस वक्त ये जो आज के समय में जो आप अग्निवीर सुन रहे हैं, ये अग्निवीर की व्यवस्था उस समय नहीं थी। उस समय जिनकी भी वैकेंसी होती थी वो 20 साल मिनिमम 20 साल सेवा देने के लिए ही होती थी और हम उसी के अंतर्गत वायुसेना में शामिल हुए थे। तो वो जो समय था, आपने सही कहा कि चौथी और पांचवी पीढ़ी का जो
तकनीकी बदलाव हो रहा था। चौथी और पांचवी पीढ़ी का तकनीकी बदलाव हो रहा था फौज के अंदर, जो कि चौथी पीढ़ी के जहाज़ बाहर जा रहे थे, पांचवी पीढ़ी के जहाज़ कुछ अंदर आ रहे थे, उस तरह की ट्रेनिंग में बदलाव हो रहे। इन सारे चीज़ों का गवाह 20 सालों में मैं बन सका भारतीय वायुसेना में। जी ललन जी, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि हम सभी जाने कि 22 अप्रैल को जो विभत्स घटनाएं घटी, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह कायराना हरकत किया गया, हमारे महिलाओं के, हमारे बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया। उसके बदले में हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और कई आतंकियों को भी मार गिराया। किस तरह देखते हैं उस विभत्स घटना को और उसके जवाब में जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया? देखिए, ये 22 अप्रैल की जो घटना है, ये तो मतलब दुनिया के इतिहास में एक समझ लें कि काले अक्षर में लिखा जाएगा। इससे पूर्व में आतंकवाद की किसी भी घटना में इस तरह धर्म पूछकर नहीं किसी को हताहत किया गया था या मारा गया था। इतिहास के पन्नों में इसको काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये तो एक पार्ट हो गया बात का, जो ये स्थापित संबंध भी स्थापित हम लोगों ने तत्काल कर दिया कि ये कहाँ से हमला हुआ। तत्पश्चात हम सबको विदित है कि हमारे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के बदौलत हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उनके करीब जहाँ तक हम लोगों को पता चला 100 से करीब आतंकवादियों को हमने, और उनके जो 3 तंजीमें हैं जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि आप थोड़ा पीछे अगर जाएं तो मुंबई हमला, और थोड़ा पीछे जाएं तो वो एयरक्राफ्ट का हाईजैकिंग, और ये बीच में आपने ये उरी का हमला देखा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उससे परिणाम जहाँ तक भारतीय फौज की बात करें तो 100% मिला। जो हमें परिणाम चाहिए थे, हमने बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करके केवल आतंकवादियों को और उनके जो परामर्शदाता या ट्रेनर्स थे उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया, और ये ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इसके लिए हम भारतीय फौज को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से सैल्यूट। बिल्कुल, ये पूरा विश्व, जैसे हम कहते हैं कि हमारा परिवार है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये जो कायराना हमला किया गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान करने की कोशिश गई, बांटने की कोशिश की गई है, इसके ज़रिए बांटने की भी कोशिश की गई है, उसके बाद जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, एक बहुत सशक्त संदेश था पूरे विश्व को कि भारत की तरफ यदि कोई भी देश आंख उठाकर देखता है तो उसे इसका अकल्पनीय परिणाम देखना पड़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनकी दूरदर्शी सोच में, उनके अदम्य साहस और उनके गाइडेंस में जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आज पूरा भारत एकजुट है और अपनी सेना की वीर गाथा की कहानियां जो है घर घर में सुनाई जा रही हैं। किस तरीके से आने वाले भविष्य में आप इसको देखते हैं, किस तरीके से विश्व पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, जहाँ तक भारतीय फौज का संबंध है, तो भारतीय फौज हमारी जो सरकारें होती उनके अधीनस्थ, हमारी फौज पाकिस्तान की तरह नहीं है। आप ये तो पूरे दुनिया में मतलब ये कुख्यात कहें कि बाकी तमाम देश के पास एक फौज है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि उसके फौज के पास एक देश जी। जस्ट आप इसको उल्टा ऑपोजिट। तो चूंकि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, जब जब हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है इस तरह की कि हम इस तरह की बुराइयों पर काम करें, तो फौज भरपूर, क्योंकि हमारी तीनों अंग, फौज की तीनों अंग जो है 24/7 × 365 डेज ऑपरेशनल मोड में ही होती। बस आप राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, उन्हें जो आदेश मिलेगा 100% उस आदेश का पालन हमारी भारतीय फौजें करती है, और वो जो परिणाम आपके सामने। जी प्रिया, अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में एक अजब सी जो लहर है वो देखने को मिल रही है। मतलब घर घर तिरंगा, सड़क चौराहा, पूरे देश भर में यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, और देश के जो हमारे नौजवान हैं उनमें भी एक देश प्रेम की भावना, बिल्कुल, मतलब कि
भरने के लिए एक बड़ा ये संदेश भी है। ललन सिंह जी, ललन जी आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ कविता, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप हमारे देश की सेना का जो मनोबल है वो कैसे बढ़ाना चाहेंगे और उसके ज़रिए दुश्मन देश को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, यहाँ हमारे नौजवानों को एक बात तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, पूरे इस पृथ्वी पर अगर देश की बातें करें तो 205 काउंटिंग गिनती के देश हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत माता का कॉन्सेप्ट केवल भारत और इंडिया में मिलेगा, जिसमें कि एक एक बच्चे को बचपन से ही ये घुट्टी पिला दी जाती है कि ये जो धरती है तुम्हारी माता है। ये ओनली मदरलैंड, मातृभूमि ये नहीं, माता मीन्स माँ, सीधा माँ, एक माँ जो पैदा करती है और दूसरी माँ जो पालती है, वो भारत माँ है। तो ये सोच याद रखना पड़ेगा हमें, हमारे नौजवानों को। ठीक है, कैरियर के लिए तमाम ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं एक बात अपने अनुभव से ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिफेंस फोर्सेस में जो कैरियर्स के ऑप्शन हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है उससे बेहतरीन ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों? फौजी एक ऐसा शख्स होता है कि जब वो काम कर रहा होता है तो उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही होती। आप उसके किसी भी ऑर्गन में वो पीस आप नहीं देखेंगे कि वो आप पीस के साथ काम हो रहा, नहीं, वो जब भी काम करेगा पूरी इंद्रियों के साथ काम करेगा। दूसरी बात, फौज में रीटेक का कोई संभावना नहीं होता। जो नौजवान रीटेक में विश्वास नहीं रखते हैं, फौज को चुने, क्योंकि उसमें आपको लाइफ गलती सुधारने का मौका नहीं देती। डू और डाई वाली सिचुएशन है। परफेक्शन पहला, अगर आप परफेक्ट हैं तो आप फौज में जाइए, परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप रीटेक, आपका डेथ हो सकता है, वो रीटेक का होना। तो आपके अभी के नौजवानों को याद रखना है कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हो जिसके कम से कम दो तरफ तो परंपरागत दुश्मन, जिसको हम कहते हैं कि परंपरा से, आप अपने पूर्वजों से आपने सुना होगा कि हमारे कौन दुश्मन, तो चीन और पाकिस्तान। तो नौजवानों को याद रखना पड़ेगा। तो मैं ये दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि मंजिल याद रख, अपना सफ़र याद रख, मंजिल याद रख, अपना सफ़र याद रख, मंजिल याद रख, अपना सफ़र याद रख, होगी शाम जरूर, अपना शहर याद रख। मंजिल याद रख, अपना सफ़र याद रख, होगी शाम जरूर, अपना शहर याद रख। राहों में जिसने मुश्किलें पैदा की, राहों में जिसने मुश्किलें पैदा की, वो शक्ल, वो हाथ, वो पत्थर याद रख। तो नौजवानों को यही कहना चाहूँगा, उन्हें याद रखना है और हमेशा याद रखना है कि हमारे दो तरफ, हमारे दो परंपरागत दुश्मन हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत तरक्की करे। अभी आपने उदाहरण देखा, ये धर्म पूछ करके इन्होंने हमारे भारतवासी के ऊपर गोली चलाई, महिलाओं को छोड़ दिया, महिलाओं को कहा गया कि जा करके वो बताएं अपने अपने सरकारों को कि हमने ऐसा किया। ये एक तरह से सांप्रदायिकता फैलाने का। जम्मू कश्मीर इस तरह गर्म रहे हमेशा ताकि उनका स्वार्थ सिद्धि होता रहे, इसकी एक कोशिश थी हमारी पड़ोसियों द्वारा, जिसका कि मुंहतोड़ भरपूर जवाब भारतीय फौज ने उनको समय पर। जी हाँ, इस तरीके से जो इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, अब शायद ही ये दोबारा हिम्मत जुटाने में इन्हें फिर कई बरस लग जाएंगे कि दोबारा हिम्मत जुटाकर फिर से भारत की ओर ये रुख करने की कोशिश करें। ये भारतीय जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार थी। अगर हम बात करें शौर्य जज्बे की, तो उस तरीके से भी अगर हम बात करें तकनीकी तौर पर, उस तौर पे भी हम तैयार थे, क्योंकि जो दुश्मन देश है उसने तो भरपूर कोशिश की कि हम हमारे देश को क्षति पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके, हमारी जनता को, हमारी आवाम को डरा सके, उन्हें ये एहसास करा सके कि भारत जो है सक्षम देश नहीं है। लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया कि हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? प्रिया, मुझे लगता है कि अगर इन सब बातों को अगर हम छेड़े तो वाकई में मतलब कि हमें हमारा समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी बातें हैं हमारे भारतीय वीर जवानों के प्रति बात कहने को और संदेश देने को लेकर। चूँकि समय की भी पाबंदी है, तो हम ललन जी, हम जरूर ये चाहेंगे कि हमारे देश के युवाओं को लेकर, जो नौजवान हैं उनको लेकर
क्या आपकी तरफ से एक मैसेज रहेगा कि देश प्रेम की भावना बनी रहे और जो सौहार्द है हमारे देश में वो बना रहे, और जो लोग एयरफोर्स ज्वाइन कर हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा? डीडी बिहार के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये इस समय तो जो स्कीम तीनों फौज में चल रही है, वो एक तो ये स्कीम है यहाँ नौजवानों के लिए अग्निवीर के माध्यम से तीनों फौजें वैकेंसी ले रही हैं। बीच के कुछ समय में कुछ गलतफहमियां लोगों में थी कि अग्निवीर क्या है, बेकार है या ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर एक शॉर्ट टर्म है सर्विस का। अगर आप उसमें अपने आप को एलिजिबल और 100% फिट पाते हैं तो आप उन 25% लोगों में आएंगे जिनको कि आप सर्विस को एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा और वो फर्दर आगे भी सर्विस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अधिकारी के तौर पे भारतीय वायुसेना में या सेना के किसी भी अंग में जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए एनडीए लड़कों के लिए +2 करने के बाद एनडीए सबसे अच्छा। अगर उससे भी चूक जाते हैं या और आगे ग्रेजुएशन के बाद तो सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसके थ्रू आप फौज में अधिकारी बन सकते हैं और अपने देश को सेवा दे सकते हैं फौज। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो सोच है जो आपको दिमाग में विकसित करनी है कि फौज नौकरी नहीं है। फौज नौकरी नहीं है, आपकी जीविका भले ही उससे चले बट वो नौकरी नहीं है। उसमें आप फाइनेंशियल बेनिफिट के तरफ अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल आप इसे नौकरी या फिर आप इसे पगार से जोड़कर नहीं देख सकते। ये एक भावना है, एक भावना है। भावना से जोड़कर आपको देश प्रेम की भावना के साथ आपको काम करना है ना प्रिया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे हमारे जो मेहमान हैं श्री ललन कुमार जी, जो कि पूर्व सार्जेंट इंडियन एयरफोर्स के, उन्हें विदा करने का समय आ गया है। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे अगले मेहमान हैं आज के हमारे वरिष्ठ पत्रकार मगनदेव नारायण सिंह जी। बहुत बहुत आपका स्वागत मगनदेव नारायण जी हमारे खास कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। मगनदेव जी, कई सारी बातें हैं बातें करने के लिए, लेकिन उसके पहले आपके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। कई लंबे वर्षों से आप पेशे से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आपसे कि पत्रकारिता पेशे से जुड़ने के लिए जो प्रेरणा है आपको मिली कहाँ से, कितना प्रभावित अब तक का जो अनुभव आपका रहा है, जरूर चाहेंगे उसको शेयर करें। और अपने दौर से लेकर इस दौर तक में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो स्वरूप है वो कैसे बदला है, जरूर चाहेंगे बताएं कम से कम शब्दों में। देखिए, मैंने पत्रकारिता शुरू की अपने छात्र जीवन से। मैं एमए का छात्र था, 73 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था मैं। उस समय कई पत्रकारों से मेरी मुलाकात होती रहती थी, तो मैं बड़ा आकर्षित हुआ कि भाई ये बड़ा गौरवपूर्ण पेशा है, हमें इस पेशा में आना चाहिए। मेरे पिताजी चाहते थे, मेरे भाई चाहते थे कि मैं दूसरे विधाओं में जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पिताजी भी अपने आरंभिक जीवन में आज़ादी के पहले पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। उन्होंने भी पत्रकारिता से शुरू की थी, कलकत्ता स्टेट्समैन से। तो हमको उन्होंने कहा कि तुम पत्रकार बनना चाहते हो ना, तो जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, अभी तो पढ़ने से भागते हो। तो हमने कहा मैं पढ़ूंगा। तो बोले ठीक है, तो जो तुम्हारी इच्छा करो। तो मैं सर्चलाइट प्रदीप उस वक्त अखबार था, सर्चलाइट नाम का प्रेस तो अभी है जहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स निकलता है, लेकिन उस वक्त सर्चलाइट अंग्रेज़ी में और हिंदी में प्रदीप निकलता था। तो पटना विश्वविद्यालय संवाददाता के रूप में मैंने प्रदीप की सेवा शुरू की और फिर धीरे धीरे 74 आंदोलन शुरू हो गया, तो उसकी सारी रिपोर्टिंग मैं करता था। पटना सिटी गोलीकांड से लेकर जेपी पर लाठी चलने तक मैं जेपी के साथ था इस इनकम टैक्स गोलंबर पर, और मरते मरते बचा था। लेकिन मेरे गले में एक कैमरा लटका हुआ था और हाथ में कुछ कागज़ मोड़ के मैं रखा था। एक लाठी मुझ पर चलने वाली थी, तो मैं आंख बंद करके चिल्लाया प्रेस प्रेस। तो जो लाठी मारने वाले व्यक्ति थे, मुझे नहीं मार के किसी मेरे बगल में कोई था उसको उस पर प्रहार कर दिया उन्होंने, मैं बच गया। फिर सर्चलाइट प्रदीप के लोग जो उधर खड़े थे, एक बैरिकेड किया हुआ था, और वीएस दुबे डीएम थे पटना के, वो भी वहाँ खड़े थे। अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको याद होगा, क्योंकि आज हैं वो जीवित हैं।
और कमिश्नर थे कोहली साहब। टीयर गैस का अनुभव जीवन में पहली बार मैं सुनता था, लेकिन अनुभव मुझे उस वक्त हुआ था और मैं टीयर गैस से बिल्कुल पीड़ित होकर के आँख पोंछ रहा था, तो वो अपनी जीप से उतर के आए और कहे कि अरे नौजवान, टीयर गैस से डरते हो, रुमाल रखते हो? मैंने कहा जी हाँ रखता हूँ। तो उन्होंने अपने चपरासी को आदेश दिया, एक थर्मस में वो पानी लेके चलते थे, रुमाल को पानी से भिंगा के कहा पोंछ लो, और सचमुच में उससे पोंछा और तुरंत हमको रिलीफ मिल गई। तो हमको लगा कि अभी ये पत्रकारिता करना यहीं से मैं शुरू किया हूँ, ये भी तो एक सैनिक जैसा काम है। सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है और पत्रकार अपने शहर के अंदर जो दुर्कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो मुझे और प्रेरणा मिली। फिर मैं बताता हूँ आपको, मैं संक्षेप में बताऊँगा क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी। इसके पांचजन्य के एडिटर थे उस वक्त पंडित दीनानाथ मिश्र। वो पटना आए, प्रदीप देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई इसमें रिपोर्ट कौन करते हैं? तो लोगों ने बताया, सुशील मोदी जी वगैरह मेरे मित्र थे, छात्र जीवन के ही। आंदोलन में भी मैं शरीक हो गया था स्टूडेंट होने के नाते, और पत्रकार के नाते रिपोर्टिंग भी करता था। दोहरी भूमिका थी मेरी। तो उसने उनको कहा कि सर मगन देव जी हैं, वही करते हैं। तो बुला उनको, अरे आप पांचजन्य के लिए करेंगे काम? हमने करूँगा क्योंकि मुझे तो ख्वाहिश थी कि मुझे पत्रकार बनना है। जितने अखबार मुझे मिले लिखने के लिए उतना मेरे लिए अच्छा है। तो पटना विश्वविद्यालय संवाददाता मैं पांचजन्य का भी हो गया। हमारी रिपोर्ट देख करके पंडित रामनंदन मिश्र, जो ये पुलिस मंत्री रह चुके थे उस 67 में, सोशलिस्ट पार्टी के थे, वो इंचार्ज थे जनता अखबार का, नया टोला से निकलता था। हमारी रिपोर्ट देख के उन्होंने हमको बुलाया। अब भोजपुरी में कहा, अरे बचवा तू ही लिखता रे? हमने कहा हाँ बाबा। तो हम तो कहनी कोनो बूढ़ आदमी होई, तू तो हई उम्र में इतना बढ़िया लिखत है, तनी हमरो अखबार के लिखना, बाकी पैसा वैसा ना मिली, हमरा अखबार का पैसा नहीं है। हमने ठीक बा बाबा, हमको पैसा की चाहत नहीं थी, हमको पत्रकार बनना था। जितने पत्रों में मैं छपूँ ये मेरी लालसा थी। इस तरीके से मैं आगे बढ़ा। फिर जेपी भी बुलाया, मैं आंदोलन में था ही चरखा समिति में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने हिंदी में कहा कि आप और क्या करते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। अच्छा आप पढ़ते हैं अभी एमए में, क्या विषय है आपका? हमने सोशियोलॉजी। अच्छा, तो आप जरा जनता अखबार की सेवा करते रहिए। मतलब कि कई छोटे बड़े खट्टे मीठे जो अनुभव हैं, करते मतलब कि आपके अनुभव के साथ जुड़े हुए। अब और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद में आ गया आर्यावर्त में। जी, कई सारी ऐसी यादें हैं जिनसे अगर बातचीत करें तो वक्त है वो कम पड़ जाएगा। नहीं प्रिया, तो ऑपरेशन सिंदूर मतलब कि जो घटनाएं घटी वो हम सबके सामने है। मतलब कि प्रिया एक युद्ध जैसे हालात हमारे देश में हो गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और यादें ताज़ा हो गई 1971 के युद्ध का। जब हम याद आते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि 1971 में जब युद्ध हुआ था तो 13 दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें 13 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान ने भारत के घुटने टेक दिए थे, और भारत के सामने घुटने टेक दिए थे उस वक्त। बिल्कुल। और मतलब कि उस वक्त विभाजन हुआ था बांग्लादेश का। उसके पहले भी अगर बात की जाए तो 1965 का युद्ध, 1962 का युद्ध भारत चीन के साथ युद्ध हो पा गया, फिर 1999 कारगिल का युद्ध। मतलब कि इन युद्ध की अगर बात करें मगन देव जी, तो भारत के सैनिक क्षमताओं को आप किस तरह से देखते हैं? उस वक्त क्या हालात थे, जरूर चाहेंगे थोड़ा बताएं इस सब के बारे में। देखिए, भारत माता जो है ना, हमेशा एक से एक वीर सपूत पैदा करते रहे हैं, निसंदेह। और जहाँ तक पाकिस्तान युद्ध का प्रश्न आपने उठाया है, मैं कहूँगा कि जब से देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता चला आ रहा है। कभी बॉर्डर पे, कभी हमारे देश के अंदर भी अपने वो आतंकवादियों को भेज के, ये प्रक्रिया शुरू से है। मैं आपको बताऊंगा कि जब विभाजन हुआ था तो जिन्ना चाहते थे कि कश्मीर हमको मिल जाए, पाकिस्तान में आ जाए, और उस वक्त राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उनकी भी अंदर से इच्छा थी कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं। लेकिन एक गलती हो गई जिन्ना साहब से। उन्होंने क्या किया कि अपनी पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं भेज के कुछ कवालियों को, लुटेरों को, इल्लों को आक्रमण करवा दिया कश्मीर पे,
और कश्मीर महाराज के पास इतनी प्रबल सेना नहीं थी कि उसको मदद कर सकते, तब उन्होंने पुनर्विचार किया और नेहरू जी से बात करके भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की और तब कश्मीर भारत में मिल गया। और जब भारतीय फौज वहाँ पर पहुँच गई, पटेल खड़े थे, उसके बाद वो भाग खड़े हुए। तो ये उसी समय से, जब से भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तभी से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता चला आ रहा है समय समय पे। बिल्कुल, और इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो वैश्विक स्तर पे इस तरीके की काराना हरकत से बार बार जो पाकिस्तान की ओर से किया गया, उसे पाकिस्तान की पूरे विश्व में जो छवि है वो आज एक टेररिस्ट कंट्री के रूप में उभर करके आ गई है। और पूरा विश्व जानता है कि कहीं भी अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है उसका सीधा संबंध हम पाकिस्तान से मानते हैं। हालांकि भारत ने विगत कुछ दशकों में मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को उसकी सीमा में समेट कर रख दिया है, जिसका नतीजा है कि वो इस तरीके की काराना हम हरकतें जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आतंकवाद आज एक वैश्विक मुद्दा है, आज हर देश बात कर रहा है और हर देश अलर्ट मोड में है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी देश पे अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का काराना हमला जो है वो कर सकता है। एक्चुअली है कि हमारा जो भारत देश है ये विस्तारवादी नीति में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन पाकिस्तान अपना विस्तार करना चाहता है बाई हुक और बाई क्रुक। तो उसमें वो जब सेना से नहीं लड़ पाता है तो चोरी छिपे आतंकवादियों को भेज करके हम पर प्रहार करवाता है, लेकिन कभी सफल ना हुआ है न होगा। क्यों? कि हमारे वीर सैनिक का मुकाबला आज विश्व में कोई नहीं कर सकता है। अगर आप सारे देशों के सैनिकों का आप चिट्ठा जमा करें तो आपको लगेगा कि बिहार के सैनिक, भारत के सैनिक एक से इसलिए मैंने कहा कि बिहार बटालियन भी है, बहुत सारे बटालियन हमारे इसमें हैं और हर बटालियन अपने अपने तरीके से सूरवीर है। और ये धरती माता आज से नहीं, प्राचीन काल से आप देखिए ना, जब बाहर से आतंकी आए थे, बाबर वाबर की बात की जाती है, मैं पूरा लंबा नहीं जाऊंगा, समय कम है। तो उस वक्त क्या हुआ था, हमारे देश के अंदर के ही कुछ लोग उन विदेशियों के साथ मिलके अव्यवस्था पैदा करते थे। आज भी वही हो रहा है, लेकिन इन अंदर और बाहर दोनों तरीके से अव्यवस्था पैदा करने के बावजूद हमारे सैनिक, हमारे देश के नेता उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे और वो अपनी मंशा में कभी सफल नहीं हुए। अगर मैं अभी हाल का जो समय रहा है हमारा, 22 अप्रैल को ये शर्मनाक कायरतापूर्ण जो है उस घटना को अंजाम दिया गया और आज पूरा 1 महीना होने को, इस दौरान कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि उनकी जो काराना हरकतें करने की जो रोज़ उनका जो मंशा होती थी, उनकी मंशा, उसको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया गया है। हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन और साथ ही साथ हमारे जो कूटनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने भी मुंहतोड़ जो है जो बदलाव किए हैं, जिसका पूरा असर पाकिस्तान पे पड़ा है और पाकिस्तान की आवाम जो है पूरी तरह से सीधे प्रभावित हुई है। हम चाहेंगे कि आप उस पर भी एक नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं, हमेशा से इस धरती ने एक से एक विद्वान कूटनीतिज्ञों को पैदा किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में भारत में कोई किसी को चैलेंज कर सकता है, सभी हमारे हैं। आप देखेंगे कि कोई घटना गांव में भी अगर होती है तो पहले अड़ोसी पड़ोसी को हकीकत बता दिया जाता है कि भाई मैं दोषी हूं कि नहीं, या जिनके साथ ये विवाद हो रहा है वो दोषी है, इसको आप देख लीजिए, फिर मैं अगर कोई एक्शन लूँगा तो ये नहीं कहिएगा कि अरे आप ऐसा क्यों किए। तो आज हमारे देश में भी जो कूटनीतिज्ञ हैं उनका काम है विदेशों में घूम के सारे देशों को ये बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये कटुता है उसका कारण क्या है, पहल कौन करता है, मैं दोषी हूँ या वो दोषी है। आतंकवाद से मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, आतंकवाद से आप भी पीड़ित हैं। आज इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, ये सारे देश परेशान हैं इन आतंकवादियों से। ये टिड्डी दल के जैसा 1-2 जाते हैं और उसके बाद फैल जाते हैं और फिर आतंकवाद पैदा करके हड़प लेना चाहते हैं उस देश को, इसलिए कि इनकी नीति विस्तारवादी है। तो मेरे जो देश के कूटनीतिज्ञ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम है सच्चाई देश दुनिया के सामने रखना। लेकिन
हमेशा से यहाँ जयचंद भी पैदा होते रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आज भी हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। बिल्कुल। और तभी पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के लिए उसने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित कर लिया था। मोहम्मद गोरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, फिर भी उसको चस्का लगा हुआ था। और अंत में क्या हुआ? मारा गया। कैसे? इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वीराज चौहान को जब अंत में जयचंद के कारण गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में बंद कर दिया और तय किया कि हम इनको कत्ल कर देंगे, तो उनके कवि थे, राज कवि थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने कहा कि सुल्तान आप मार देंगे इनको, लेकिन इनके पास एक अद्भुत ज्ञान है, उसका प्रदर्शन करके आप अगर देख लेंगे कि ये कैसा आपको बताते हैं, आपको आश्चर्य होगा। तो बोला क्या है भाई? तो ये शब्द भेदी बांध चलाना जानते हैं। बोला ये क्या होता है? तो इनके आँख पर पट्टी बांध दीजिए और आप कहीं से आवाज़ दीजिए, ये उस आवाज़ को निशाने पे लेंगे और अपने धनुष से उसको मार देंगे। बोले अच्छा ऐसा? तो हाँ, दरबार सजाया गया और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ने तय किया कि मैं मरूंगा तो, लेकिन उसकी तलवार से नहीं मरूंगा। दोनों दोस्त ने तय किया कि हम एक दूसरे को मार के मर जाएंगे, लेकिन उससे नहीं मरेंगे। और जब गद्दी पर बैठे सामने और इनसे दूरी पर रखा गया, उनके बगल में एक घंटा टांगा गया और उस हथौड़ा का चोट दिया, घना आवाज़ हुई, शब्द उनको सुन लिया उन्होंने, दिशा भी मालूम हो गया। चंद्रबरदाई तब कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। दूरी भी बता दी, शब्द सुन करके उन्होंने पता भी कर लिया कि दिशा कौन सा है, दूरी कितनी है, और वो मारते हैं और उनको लगता है, अब वो वहीं पर मर जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपने कटार से मार के अपना प्राणांत कर लेते हैं जी। तो ऐसे वीर कभी भी हुए हैं, जो ऐसा नहीं कि उस वक्त वो साथ छोड़ के भाग जाते। आज भी हमारे देश में ऐसे वीर रस के कविताओं की भी कमी नहीं है। अभी आप देखते होंगे, आप लोग भी अपने दूरदर्शन में और आकाशवाणी में रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता का उल्लेख करते हैं, रश्मि रथी का जी, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अब याचना नहीं, अब युद्ध होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। मरण होगा। तो ऐसे कवियों की भी हमारे यहाँ कमी नहीं है, ऐसे सूरवीरों की भी कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जयचंद जैसे देशद्रोहियों का भी कमी नहीं है, जो किसी न किसी बहाने अपने दुश्मन को साथ देते हैं अपने वक्तव्यों से। ये कितने शर्म की बात है कि हमारे वीर सैनिकों की जो पराक्रम है उसका वो सबूत मांगते हैं। ये शर्म की बात है। बिल्कुल, आपने ये बड़ी बात और कही इस है। बात से ना कई बार राकेश बहुत हमें बुरा लगता है, क्योंकि उन माँओं को बुरा लगता है, उन बहनों को बुरा लगता है जो अपने सीने पे पत्थर रख अपने जिगर के टुकड़ों को अपने पति, अपने बेटों, अपने भाई, अपने भतीजों को सरहद पे भेजती हैं। उन्हें पता है कि कब किस गोली से उनके जो उनके परिवारजन है उनका अंत हो जाएगा। इसके बावजूद वो देश की सीमा की रक्षा के लिए, देश की मैं रक्षा इससे के लिए आगे जोड़ देता हूँ, आज अपने पति के शहीद हो जाने के बाद वो माँ रो रही है, लेकिन उसके 6-7 साल के बच्चे को कहती है इसे भी मैं फौज में भेजूंगी। फौज में भेजूंगी। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है। वो ये प्रोत्साहन कम नहीं होता, मनोबल कम नहीं होता है। और बात रही आतंकवाद का, तो ये एक वैश्विक मुद्दा है। मुझे लगता है कि भारत के लिए और भारत के सहयोग में पूरे दुनिया को ये दिखाना होगा कि आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है, और इसे अगर इसका खात्मा नहीं किया जाए तो ये कहीं ना कहीं हर देश पर कब्जा कर सकता है, और मानवता के लिए बहुत ही बड़ा ये खतरा बहुत ही ज़्यादा है। आप हमारे साथ खास कार्यक्रम में आए मगनदेव नारायण जी, आपने अपने अनुभव को साझा किया, देशभक्ति और कवि और अपनी कविताओं के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से हम सभी को ऊर्जावान बनाया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया बहुत बहुत कार्यक्रम में आने के लिए। कार्यक्रम समापन की ओर है, इसलिए आज का विशेष कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार,
दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो चलिए आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।